Assalamu alaikum students. Hope you are all doing well. I am your 9th 10th class English teacher Muntasar. Today our lesson that we are learning is terms explanation. Terms explained जिनकी वजाहत की गई है वो इस्तिलाहात उनका part 3 and this is the last part. Explain about terms of this unit and exercise. We are learning in this lesson. These are dictionary. First is dictionary skills, communication. Second is communication skills. थर्ड इज़ राइटिंग स्किल्स. इंतहाई तवज्जो और ध्यान से स्टूडेंट सुनना है. बच्चे बच्चियाँ अपना पूरा ध्यान सबक को सुनने में लगाना है. आपको इंतहाई फ़ायदा होगा अभी भी, और आपके फ्यूचर या फर्दर या हायर एजुकेशन जो आप हासिल करेंगे 9th 10th के बाद, उसमें भी आपको हमेशा ये फ़ायदा देंगे. ये मेरा जो लेसन है ये आपको आपके लिए बहुत मुफीद होगा. इस वजह से अपनी तवज्जो को इसी लेसन के ऊपर मरकूज़ रखना है. बी फोकस्ड ऑन लिसनिंग दिस लेसन. लेट्स सी और फर्स्ट इट्स डिक्शनरी स्किल्स. इसकी उर्दू लुगत की महारतें. डिक्शनरी स्किल्स आर द एबिलिटी टू फाइंड वर्ड्स, देयर मीनिंग्स, स्पेलिंग्स एंड यूजेस एक्सेट्रा इन द डिक्शनरी. फुल स्टॉप. फिक्र हमारा ख़त्म. एक फुल स्टॉप आपने देखा है ETC के बाद है. ये फुल स्टॉप नहीं है, इनफैक्ट E.T.C. होता है. ये डॉट लगा हुआ है, शॉर्ट फॉर्म है एक्सेट्रा का, यानी वगैरह वगैरह का. इसका तर्जुमा डिक्शनरी महारतें वो सलाहियतें हैं जिनसे आप लुगत में अल्फाज, उनके मानी, हिज्जे और इस्तेमाल वगैरह तलाश करते हैं. इसकी वजह थोड़ी सी सुन लें. ये पेज नंबर 8 के ऊपर आपके पास डिक्शनरी स्किल्स के हवाले से बहुत प्यारा टॉपिक दिया हुआ है. आपकी किताब बनाने वाले ने यहाँ पर जो टॉपिक दिया है आपको समझाने के लिए, ये टॉपिक को चुनकर यहाँ पर दर्ज किया है आपको सिखाने के लिए. इसको समझ लें. डिक्शनरी स्किल्स थोड़ा बहुत या किसी हद तक मैंने पीछे वजाहत की है लेसन्स में, पिछले सारी वीडियोस में तकरीबन वजाहत की जहाँ ज़रूरत है. एक होता है डिक्शनरी को इस्तेमाल करना, उसकी ग्रोसरी यानी उसका ओरिजिनल मीनिंग या मीनिंग चेक करने के लिए. दूसरा होता है ट्रांसलेशन करते हुए जो वोकैबुलरी जिसको मैंने नाम दिया था, यानी उस्ताद पैराग्राफ में मौजूद जुमलों में भी जो वर्ड होते हैं उनके मानी को समझाते हैं, आप लोगों तक पहुंचाते हैं उनके मानी को, क्योंकि उस्ताद को पता होता है कि इस पैराग्राफ के जुमले में फ़लाँ लफ्ज़ का मतलब इस पूरे पैराग्राफ के जुमले की बात को समझाने या समझने के लिए क्या बनेगा, मतलब क्या बनेगा. एक होता है डिक्शनरी में मौजूद मतलब, जो उसका ओरिजिनल मतलब अंग्रेज़ों ने बनाया होता है. दूसरा मतलब वही भी उसका मीनिंग आ सकता है पैराग्राफ में, लेकिन ज़्यादातर नहीं भी आ सकता. दूसरा होता है जब आप लेसन या यूनिट पढ़ रहे होते हैं या कोई भी फ़िक्रा उसका आप तर्जमा कर रहे होते हैं या कोई भी फ़िक्रा आप सुन रहे होते हैं, चाहे मूवीज़ में या कहीं भी किसी से अंग्रेज़ी में, तो वो जो फ़िक्रा या बातें कर रहा है या कर रही है कोई भी, तो समझना होता है कि अपने दिमाग से मुझ तक क्या पैगाम देना चाह रहा है या चाह रही है. उसको हम वोकैबुलरी कहते हैं, जिसको मैंने नाम दिया था. दूसरा होता है डिक्शनरी में ग्लोसरी को ढूंढना. अब ये जो डिक्शनरी में आप ग्लोसरी को ढूंढेंगे, उसको ढूंढने का तरीका क्या है, उसको कहते हैं लुगत चेक करने की स्किल, लुगत की महारतें. डिक्शनरी तर्जमा देखो कैसे है. डिक्शनरी से आया यानी लुगत की महारतें, डिक्शनरी स्किल से आया. आर वो सलाहियतें हैं आया है, आर द एबिलिटी जिनसे का इजाफा किया है, टू फाइंड वर्ड्स आप का भी इजाफा किया है. आप लुगत में क्या क्या तलाश करते हैं, टू फाइंड वर्ड्स. आप लुगत में अल्फाज, देयर मीनिंग्स, उन अल्फाज के मानी. अब यहाँ मैंने उनके यानी अल्फाज के मानी नहीं लिखा, क्योंकि अब हम पढ़ते आ रहे हैं. ऐसा ऐसा मेरा पढ़ाने का तरीका मुख्तसर होता जाएगा और स्पीडली होता जाएगा. शुरू में बच्चों को समझाना ज़रूरी होता है, जिसकी वजह से किताब ने किताब बनाई होती है, उस मकसद को पूरा करना चाहिए उस्ताद को. तो उनके यानी अल्फाज के मानी आपको समझ आ गया होगा. देयर का मतलब क्या है, किन के मानी, उनके यानी अल्फाज के. स्पेलिंग्स, हिज्जे जैसे स्पेलिंग आप जानते हैं, जैसे डिक्शनरी है इसमें DICTIONARY होता है, इसको कहते हैं स्पेलिंग, और उर्दू में इसको कहते हैं हिज्जा या हिज्जे. जैसे लुगत है, लुगत का हिज्जा क्या है, लाम गैन ते, इसके हिज्जे. और यूजेस, इस्तेमालात, यानी कोई भी लफ्ज़ है वो किस लिए इस्तेमाल होता है. आगे मैं थोड़ी इसकी वजाहत करूँगा, फिर मैं बताऊँगा वो इस्तेमाल का मतलब क्या था. एक्सेट्रा वगैरह, एक्सेट्रा से आया है. तलाश करते हैं, वो मैंने पहले बता दिया, टू फाइंड, तलाश कर सकते हैं. डिक्शनरी स्किल
यानी आपने अगर डिक्शनरी यूज़ करनी है ग्रोसरी को जानने के लिए, या वैसे भी आपने कोई लफ्ज़ ढूंढना है, उस असल मानी को आप ढूंढकर उससे किसी की बात को समझ सकते हैं। तो असल मानी को तो आपको ढूंढना ही पड़ेगा, असल मानी आपको तलाश करना ही पड़ेगा, डिक्शनरी आपको यूज़ करनी ही पड़ेगी, चाहे आप को हर हाल में डिक्शनरी यूज़ करनी पड़ेगी। फिर जाके आपके दिमाग को समझ आएगा कि अगला बंदा जो बात कह रहा है वो जो असली मानी है उससे हटकर यहाँ पर मैं क्या मतलब लूँ। ये थी डिक्शनरी स्किल की तारीफ। लेट्स चेक व्हाट इज़ इनसाइड डिक्शनरी स्किल्स फर्दर, व्हाट थिंग्स आर इनसाइड डिक्शनरी स्किल्स। डिक्शनरी स्किल को मज़ीद समझने के लिए कौन कौन सी चीज़ें हैं, लेट्स चेक। अंडरस्टैंडिंग डिक्शनरी एंट्रीज, ये एंट्री की जमा एंट्रीज, डिक्शनरी के अंदराजात को समझना, डिक्शनरी के अंदराजात को समझना मतलब जब आप डिक्शनरी देख रहे होंगे या आप खोलेंगे डिक्शनरी जो प्रिंट फॉर्म में है या नेट पे है, ऐप में है या वेबसाइट में है, डिक्शनरी खोलते हुए इतने सारे वर्ड होंगे, उन वर्ड्स में बहुत सारी चीज़ें होंगी। वो कौन कौन सी चीज़ें, वो कहते हैं एंट्रीज, अंदराजात। पहली चीज़ कौन सी है, अ गाइड वर्ड एट द टॉप ऑफ डिक्शनरी पेज दैट हेल्प्स यू फाइंड वर्ड। रहनुमा लफ्ज़ वो होता है जो लुगत के हर सफ़े के ऊपर लिखा होता है और अल्फाज को जल्दी तलाश करने में मदद देता है। रहनुमा लफ्ज़ अ गाइड वर्ड से आया है, वो होता है इज़ से आया है, जो का इजाफा किया है, जो लुगत के हर सफ़े के ऊपर। एट द टॉप ऑफ डिक्शनरी पेज, लुगत के हर सफ़े के ऊपर, ये वहाँ से आया है, एट द टॉप ऑफ डिक्शनरी पेज लिखा होता है, इज़ में ही हमने शामिल कर लेना है। और अल्फाज को जल्दी तलाश करने में मदद देता है, दैट हेल्प्स यू फाइंड वर्ड्स, ये यहाँ से है, जो मदद करता है आपकी अल्फाज को तलाश करने में। उसका सीधा तर्जुमा क्या होगा, सेटिंग के साथ, रवानिंग के साथ अल्फाज को जल्दी तलाश करने में मदद देता है। अब अपने पेज पर जो पेज नंबर 8 है, वहाँ पर आप डिक्शनरी स्किल जो आपको सिखाई जा रही है, उसमें आप गाइड वर्ड देखें। गाइड वर्ड्स दो होते हैं, एक उस पेज के ऊपर लेफ़्ट साइड पे, राइट साइड पे, ये दो एंट्री वर्ड गाइड वर्ड्स होते हैं, सॉरी गाइड वर्ड दो होते हैं, एक लेफ़्ट साइड पे, एक राइट साइड पे। लेफ़्ट साइड पे वो होगा जो बिल्कुल शुरू वाला लफ्ज़ है, और राइट साइड पे वो होगा, आपके हाथ के राइट साइड के वो होगा जो आखिरी लफ्ज़ है उस सफ़े के ऊपर, डिक्शनरी के उस पेज के ऊपर। इनको कहते हैं गाइड वर्ड्स। ये गाइड वर्ड्स हमारी मदद करते हैं। मसलन मैंने एक लफ्ज़ ढूंढना है, पॉलिटिक, जो इसी सफ़े में है, आपको आगे वजाहत करूँगा। पॉलिटिक अगर एक पॉलिटिक्स होता है ना वर्ड, सियासत जिसको कहते हैं, ये एक ढूंढे। अब पॉलिटिक्स कहाँ आ गया, अब इतने सारे पेज हैं डिक्शनरी के, किस पेज पे आप ढूंढोगे। आप अंदाज़ा आपका माइंड लगा लेगा, शुरू में थोड़ी आप एक पेज को देखोगे या 5-10 पेजों को देखोगे, आप क्या अंदाज़ा लगाओगे ये एंट्री गाइड वर्ड कैसे आपकी हेल्प करेगा। गाइड वर्ड कहेगा हर सफ़े के ऊपर आपका दिमाग कहता रहेगा, अच्छा हमने पॉलिटिक्स ढूंढना है ना, ये तो पी में आएगा, पॉलिटिक्स, पी के बाद फिर ओ है, ओ के बाद फिर एल है, फिर आई है, फिर टी है। अच्छा ये POLIT, ये जो लेटर्स हैं ये कौन से सफ़े पे आ रहे हैं, आपका दिमाग तेज़ चलता जाएगा और ढूंढता रहेगा, और ढूंढते ढूंढते वो इस पेज पर पहुँच जाएगा जहाँ पर उसके ऊपर लिखा होगा पोलेक्जेड। अच्छा इन्होंने थोड़ी सी मिस टाइपिंग हो गई है, पेज नंबर 8 के ऊपर ही यहाँ इनसे थोड़ी सी मिस टाइपिंग हो गई है, ये इन्होंने पोल कैट लिखा हुआ है, पोल कैट। अब प्रोनाउंसिएशन का ख्याल रखेंगे मैं भी और आप भी, ये सीखे की आवाज़ दे रहा है, जो मैंने आपको पहले समझाया है, प्रोनाउंसिएशन पर बहुत ध्यान देंगे, यही मेन चीज़ है। उनसे मिस टाइपिंग हो गई है। असल में पहला लफ्ज़ है पोलेक्जेड, पोलेक्जेड पहला वर्ड है, जो मैंने आपको बताया। गाइड वर्ड पहला वर्ड होता है लेफ़्ट साइड पे, और आखिरी जो वर्ड होता है वो ऊपर टॉप के ऊपर पेज के वो राइट साइड पे होता है आखिरी वर्ड। अब इसी पेज में जो पोलन है, पोलन वो आखिरी है इस पेज का, और वो राइट साइड एट द टॉप ऑफ द पेज लिखा हुआ है। एक पोलेक्जेड और दूसरा पोलन, ये दोनों आपकी हेल्प करेंगे। ये जो हम लफ्ज़ ढूंढ रहे हैं पॉलिटिक्स, वो इन दोनों के दरमियान में है, लिहाजा इसी पेज पर हम ढूंढते हैं। फिर आप शुरू करोगे ढूंढना, अच्छा पॉलिटिक्स कहाँ है, पी के बाद ओ के बाद एल के बाद हमें क्या मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, टी, उसके बाद ऐसे ढूंढते जाओगे आपको खुद ब खुद। सर अभी आप मेरी बात सुन लें, जैसे आप ये प्रैक्टिस करना शुरू करोगे आपका माइंड आपकी हेल्प करना शुरू कर देगा, आपको पता लगना शुरू हो जाएगा, अच्छा ये जो पॉलिटिक्स है ये डिक्शनरी के अब इतनी बड़ी डिक्शनरी में से कौन से अल्फ़ाबेट में आएगा, पी में, पी के बाद ओ के बाद एल, ये जो ओ के बाद एल है पोलेक्जेड, ये हेल्प कर रहा है कि पॉलिटिक्स में पी भी है, ओ भी है, एल भी है। अब लिहाजा पोलेक्जेड ही हेल्प करेगा, और पोलन और पोलेक्जेड इन दोनों के दरमियान में पॉलिटिक्स कहीं ना कहीं होगा। ठीक है,
ये होता है गाइड वर्ड्स, इनको कहते हैं गाइड वर्ड्स। गाइड वर्ड्स ये रहनुमाई करते हैं, बताते हैं कि आपने डिक्शनरी के कौन से पेज पर जाना है जल्दी जल्दी और लफ्ज़ ढूंढना है, क्योंकि पूरा दिन तो नहीं लगाना ना ढूंढते ढूंढते एक एक करके। ये था पहली एंट्री ये थी अ गाइड वर्ड की। लेट्स चेक ओवर नेक्स्ट एंट्री व्हाट इज़ इन द डिक्शनरी अंडरस्टैंडिंग। पार्ट्स ऑफ स्पीच, कलाम के हिस्से, काफ बढ़िए के। इट टेल्स अस व्हाट अ जॉब अ वर्ड डज इन अ सेंटेंस लाइक नाउन और वर्ब एक्सेट्रा, फुल स्टॉप। ये हमें बताता है कि कोई लफ्ज़ जुमले में क्या काम अंजाम देता है, जैसे कि इसम है, फेल है, एडजेक्टिव है। पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको पता है 8 हैं, वैसे 9 मशहूर 8 हैं, आप 8 ही समझो। 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है, यानी कोई भी अंग्रेज़ी का फ़िक्रा है, उस अंग्रेज़ी के फ़िक्रे में हर लफ्ज़, जैसे यहाँ पर आपके पास है इट से लेकर एक्सेट्रा तक, ये पूरा एक फ़िक्रा है। इस फ़िक्रे में इट, टेल्स, अस, व्हाट, जॉब, हर एक का अपना-अपना काम है, अपना-अपना मकसद है। यानी इट क्या है इसमें? प्रोनाउन है। टेल्स क्या है इसमें? वर्ब है। यानी हर एक वर्ड का अपनी शनाख्त है, हर एक वर्ड की। ये काम किस लिए यहाँ पर, ये लफ्ज़ यहाँ पर किस लिए आया हुआ है, उसको कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। अच्छा, ये हमें बताता है इट से आया है, टेल्स अस। व्हाट अ जॉब के कोई लफ्ज़ जुमले में क्या काम अंजाम देता है, कोई लफ्ज़। अ वर्ड क्या काम अंजाम देता है, व्हाट अ जॉब डज से। व्हाट अ जॉब डज क्या काम अंजाम देता है, जैसे कि इन अ सेंटेंस जुमले में। अच्छा, जैसे लाइक से आया है। नाउन और वर्ब एक्सेट्रा, इसम या फेल वगैरह वगैरह 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है, आपको पता है। नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, एक्सक्लेमेशन मार्क है और एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स होते हैं। ऐसे 8 टोटल हमारे बनते हैं। प्रेपोजिशन उसमें है। पार्ट्स ऑफ स्पीच। लेट्स चेक ओवर नेक्स्ट एंट्री टू अंडरस्टैंड डिक्शनरी। अच्छा, डिक्शनरी स्किल में महारत हासिल करने के लिए हम नेक्स्ट अपना चेक करते हैं कौन सी एंट्री है पार्ट्स ऑफ स्पीच के बाद। एंट्री वर्ड असल लफ्ज़। अब जो लफ्ज़ आपने सबक में या मूवी में या किसी अंग्रेज़ से सुना है, अब आपने फ़ौरन उसको ढूंढना है। वो जो जिस लफ्ज़ को ढूंढना है ना असली लफ्ज़, उसको कहते हैं एंट्री वर्ड। इट इज़ द मेन वर्ड इन बोल्ड। और ये डिक्शनरी के सफ़े में जिसको हम ढूंढ रहे होते हैं, हर एक वर्ड डिक्शनरी में वो बोल्ड ही होता है। इट इज़ द मेन वर्ड। अब हमने हर लफ्ज़ ही ढूंढना है ना जब ज़रूरत पड़ेगी। इट इज़ द मेन वर्ड, ये वो असल लफ्ज़ है इन बोल्ड जो मोटा करके लिखा जाता है इन डिक्शनरी। अच्छा, मैं इसका वाज़े कर रहा हूँ वजाहत के साथ तर्जमा, ताकि टाइम बचाऊँ। इन डिक्शनरी लुगत में दैट यू लुक अप, तलाश किए जाते हैं, जिसके तलाश किए जाते हैं, फॉर इट्स मीनिंग, इसके माने, जिसके माने तलाश किए जाते हैं। अब इस पेज पर आपका एंट्री वर्ड क्या होगा जिसको आप ढूंढना चाह रहे हैं, यहाँ पर है पॉलिटिक। पॉलिटिक ये है जी एंट्री वर्ड जो हम ढूंढे। आपने कहीं अंग्रेज़ी में किसी से सुना, सबक में आया, मूवी में देखा, किसी से बातें करते हुए सुना, आपने कहा अच्छा इसमें पॉलिटिक्स जो है ना, वो पॉलिटिक, वो मुझे चेक करना है कि ये क्या लफ्ज़ है, इसका मतलब क्या है, मुझे समझ नहीं आ रहा। आप असल मानी देखोगे, फिर उसने जो बातें आपसे की हैं सारी बातें करते हुए, अब इसमें इसकी ट्रांसलेशन में क्या करूँ, इसका मानी क्या समझूँ, फिर वो आप अपनी तरफ से मानी इसका बना लोगे। असल मीनिंग देखने के बाद सेम मीनिंग उसी बात को समझने में इस्तेमाल होगा, या जैसे उस्ताद सबक की ट्रांसलेशन में वोकैबुलरी बना देते हैं, मुझे थोड़ा सा चेंज करके आसपास के जुमलों को, उसके आसपास की बातों को समझ करके इसका कोई और मतलब बनाना है। ये फिर आपका दिमाग आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह तेज़ होता जाएगा इस मामले में। ये होता है जी एंट्री वर्ड जो हमारी डिक्शनरी स्किल में हमारे काम आएगा, हमें पता होना चाहिए। लेट्स चेक ओवर नेक्स्ट एंट्री। प्रोनाउंसिएशन तलफ़ुज़, इट मीन्स द करेक्ट वे टू से अ वर्ड। इसके बारे में मैंने बड़ी वजाहत की थी और मैंने बहुत इन्जॉय किया था वो लेसन आपका बनाते हुए, और रियली इसमें बहुत सारी चीज़ें मेरे लिए ख़ुद के लिए भी बहुत नई थी। और हम चीज़ों को पाकिस्तानी ज़बान में पढ़ते हैं, अंग्रेज़ी चीज़ें अपने पाकिस्तानी ज़बान में सीखने की कोशिश करते हैं। जैसे अभी आगे मैं आपको मिसाल दूंगा, क्यों, ताकि एक हमें स्पेलिंग भी याद हो जाए और बाकी जैसे पढ़ाया जाता है वैसे हम पढ़ भी लेते हैं। ओरिजिनली प्रोनाउंसिएशन वैसे ही जैसे ब्रिटिश या अमेरिकन यूज़ करते हैं तलफ़ुज़ को अदा करते हुए। अंग्रेज़ी हमने अंग्रेज़ों से सीखनी है तो बोलना भी वैसे चाहिए लफ्ज़ को। प्रोनाउंसिएशन तलफ़ुज़ यानी हमने पढ़ा था कल वाले लेसन, प्रोनाउंसिएशन की यानी किसी भी बात को, किसी भी लफ्ज़ को पढ़ने का तरीका, इसको कहते हैं तलफ़ुज़। इट मीन्स तलफ़ुज़ का मतलब है इट मीन्स द करेक्ट वे, सही तरीके से अदा करना, टू से यानी अदा करना अवर्ड किसी लफ्ज़ को, ये होता है प्रोनाउंसिएशन। अब मिसाल के तौर पर क्या प्रोनाउंसिएशन की आपको मिसाल दूँ। अच्छा, मैं आगे मिसाल देता हूँ, इसी में वजाहत कर दूँगा। जैसे पोल कैट मैंने पढ़ा था, कैट, ये कैट नहीं, कैट थोड़ा सा, पोल कैट, काफ की आवाज़, सीख की आवाज़ देगा। तो मज़ीद वजाहत मैं आगे करता हूँ। लेट्स सी ओवर नेक्स्ट एंट्री। डेफिनेशन तारीफ़।
अ क्लियर ओरिजिनल मीनिंग और एक्सप्लेनेशन ऑफ अ वर्ड, किसी लफ्ज़ का साफ वाज़ेह और असल मतलब यह बता दी। बहुत आसान है। डेफिनेशन से मुराद वही ग्लोसरी है, जो ग्लोसरी आपने अपने यूनिट में पढ़ी थी सब के पैराग्राफ खत्म होने के बाद, ये वही डेफिनेशन को ग्लोसरी कहते हैं। ग्लोसरी मतलब बहुत सारे मुश्किल अल्फाज का मजमुआ, यानी इकट्ठे करके, यानी ये लफ्ज़ नहीं आता, ये लफ्ज़ नहीं आता, इस लफ्ज़ को ढूंढो, डिक्शनरी से असल मानी ढूंढ निकाल कर, उसको कहते हैं डेफिनेशन। डेफिनेशन मुख्तलिफ अल्फाज की डिक्शनरी से डेफिनेशन देख देख कर कई अल्फाजों को इकट्ठा बनाने की लिस्ट को कहते हैं ग्लोसरी, जो आपने पढ़ा था। अब ये मज़ीद इसकी वजाहत होगी। अब डेफिनेशन हमने किसकी मालूम करनी थी? डेफिनेशन यहाँ पर क्या है, हमारे पास एंट्री वर्ड था पॉलिटेक, और ये पोलेक्सिट और पोलन ने हमारी हेल्प की कि इसी सफ़े के ऊपर आपका पॉलिटेक वर्ड है। अब इसके मीनिंग क्या क्या है? मीनिंग क्या क्या है इसका मीनिंग है जी जुडिशस। इसको हमारे पाकिस्तानी कैसे पढ़ते हैं? अक्सर पाकिस्तानी कैसे पढ़ते हैं? जुडिशियस पढ़ते हैं, जुडिशियस। क्यों? अब स्पेलिंग भी आसानी से याद हो जाएंगे, और हम अपनी अंग्रेज़ी बनाई हुई है पाकिस्तानी, ऐसे इंडियन भी अपनी अंग्रेज़ी बनाते हैं, लेकिन असल जो ब्रिटिश या अमेरिकन यूज़ करते हैं प्रोनाउंसिएशन, अब आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मैंने ब्रीफ से बताया, ये जुडिशस है, यू ओ लंबा ओ की आवाज़ देगा, जुडिशस एस एच की आवाज़ देगा, CIOS एस एच की आवाज़ देगा, जुडिशस। पहला मैनी पॉलिटिक का क्या है? जुडिशस। दूसरा मैनी क्या है? एक्सपेंडिएंट। तीसरा मैनी क्या है? प्रूडेंट। अब ये भी यू लंबे ओ की आवाज़ देगा, प्रूडेंट। और क्या मैनी है इसका? सगेशस। इसको भी सेम हमारे पाकिस्तानी किस तरह पढ़ते हैं? सगेशियस। गलत है, सगेशस। ये इसके मैनी हैं। ये है जिसके क्लियर डेफिनेशन ग्लोसरी में, जैसे आपने एक एक वर्ड का मीनिंग पढ़ा था, ये इसके मीनिंग है। हम जो लफ्ज़ पॉलिटिक्स ढूंढ रहे थे, पॉलिटिक ढूंढ रहे थे, होगी डेफिनेशन का पता लग गया होगा। लेट्स मूव टू वर्ड्स नेक्स्ट एंट्री, दैट इज़ डिक्शनरी, लुगत। आपको पता होना चाहिए जो आप डिक्शनरी कर रहे हो, वो खुद लुगत होती क्या है, कैसी किस शक्ल की होती है? अ बुक और ऐप दैट गिव्स द मीनिंग्स ऑफ वर्ड्स। ऐसी किताब या ऐप, यानी अब किताब से मतलब जो प्रिंट होती है, कागज़ की शक्ल में होती है, जैसे आपके घरों में होगी, आपके बड़ों की जो पढ़ चुके हुए हैं, पेरेंट्स की या आपके आपी की या भाई की। ऐसी किताब या ऐप अब इंटरनेट पर ऑनलाइन वेबसाइट पर भी हो सकता है, या उसकी डिक्शनरी की ऐप भी हो सकती है। ऐसी किताब या ऐप जिसमें अल्फाज के मानी लिखे होते हैं, उसको कहते हैं डिक्शनरी। अब ये पेज है, ये डिक्शनरी के कई पेजों में से एक पेज यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ अल्फाज के मानी लिखे होते हैं, इसको डिक्शनरी कहा जाता है। लेट्स चेक और नेक्स्ट एंट्री। अच्छा, ये मैंने एंट्री खुद ब खुद इसमें शामिल किया है, ओरिजिनल आपका लेसन वो ख़त्म हो गया। अच्छा, शायद पार्ट्स ऑफ स्पीच, हाँ पार्ट्स ऑफ स्पीच की मैं थोड़ी सी वजाहत कर दूँ। इसमें आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच देखा, ये इसी पॉलिटिक्स में क्या है? पॉलिटिक में पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या बन रहा है? एडजेक्टिव बन रहा है। अभी आपको पता लग गया। और इसी पॉलिटिक की प्रोनाउंसिएशन कौन सी है? दो स्लैशेस के दरमियान में अंग्रेज़, अमेरिकन या ब्रिटिश वाले जब पॉलिटिक पढ़ रहे होते हैं, तो उनकी ज़बान मुंह में कहाँ कहाँ लगती है, या होंठ कैसे कैसे मिलते हैं या नहीं मिलते, उनकी एक निशानी या अलामत उन्होंने अंग्रेज़ों ने बनाई हुई है दो स्लैशों के दरमियान। पॉलिटिक, अब ओ के बाद नहीं दे रहा, पॉलिटिक, ठीक है। ये प्रोनाउंसिएशन दो स्लैश के दरमियान। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का भी आपको बता दिया, प्रोनाउंसिएशन का भी बता दिया, एंट्री वर्ड का भी बता दिया, वर्ड डेफिनेशन मीनिंग का भी बता दिया, गाइड वर्ड्स का भी बता दिया। एन्जॉय योर इंशाल्लाह लर्निंग एंड स्टडी एंड एजुकेशन। असल मकसद मेरा तालीम देना होता है, सिर्फ टेस्ट पास करवाना नहीं होता। अच्छा जी, अब आगे हम जो पढ़ रहे हैं वो है इन्फेरेंस। ये मैंने आप खुद शामिल किया, आपका एक सवाल बन रहा है पेज नंबर 9 के ऊपर, मैंने इसी में ही शामिल कर दिया। पहले इसको समझते हैं। इन्फेरेंस मफहूम, इट मीन्स अंडरस्टैंडिंग द हिडन मीनिंग और मैसेज इन अ सेंटेंस बाय यूजिंग योर ओन थिंकिंग एंड द इन्फॉर्मेशन गिवन जस्ट लाइक अ टीचर गाइड्स यू ड्यूरिंग लेसन ट्रांसलेशन। इसका मतलब है कि जुमले में छुपी हुई बात या पैगाम को अपनी सोच और दी गई मालूमात की मदद से समझना, बिल्कुल इस तरह जैसे उस्ताद सबक के तर्जुमे में रहनुमाई करते हैं। लाजमी सुनना बच्चे, ध्यान से सुनना, बोर नहीं होना, लाजमी सुनना, यही अहम बात है अंग्रेज़ी को समझने के लिए। इन्फेरेंस मफहूम, इसका पहले देख लो ये तर्जुमा कैसे हुआ है। इसका मतलब है, इट मीन्स है कि जुमले में आया है इन अ सेंटेंस, दूसरी लाइन का शुरू में इन अ सेंटेंस, छुपी हुई बात या पैगाम को द हिडन मीनिंग और मैसेज से आया, अपनी सोच और दी गई मालूमात, बाय यूजिंग योर ओन थिंकिंग एंड द इंफॉर्मेशन गिवन, अपनी सोच और दी गई मालूमात यहाँ से की मदद से, बाय की मदद से, बाय यूजिंग की मदद से क्या करना? समझना आया, अंडरस्टैंडिंग से, ये इट मीन्स के बाद है।
बिल्कुल उसी तरह लाइक, जस्ट लाइक, बिल्कुल उसी तरह जैसे आया है, जस्ट लाइक से बिल्कुल उसी तरह जैसे। उस्ताद गाइड्स रहनुमाई करते हैं आपकी ड्यूरिंग लेसन ट्रांसलेशन, शब्दों के तर्जमे के दौरान। ये है जी असल चीज़, जिसको मैं वोकेबलरी का नाम देता आया हूँ। एक ग्लोसरी, एक डिक्शनरी में असल मीनिंग, दूसरा इन्फ्रेंस जिसको मैंने कल भी वजाहत की थी। सियाक सबा का अगर आपको लफ्ज़ याद हो, अंग्रेज़ी का कंटेक्स्ट, CONTEXT, कंटेक्स्ट, सियाक सबाक, वहाँ वोकेबलरी में पढ़ाते हुए मैंने बताया था, कंटेक्स्ट, वोकेबलरी, सियाक सबाक, ये 3-4 लफ्ज़। ये वही बात समझाना जा रहा है। इन्फ्रेंस, जब भी कोई भी आप अंग्रेज़ी सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो उस वक्त जो जुमले हैं या बातें हैं, उन बातों को जब भी हम कोई बात करते हैं ना, किसी को कोई बात समझाना चाह रहे होते हैं ना, या समझना चाह रहे होते हैं, उस पैराग्राफ, उन इतनी सारी बातों में बोली जाने वाली या पढ़ी जाने वाली हर लफ्ज़ का या हर जुमले का क्या मतलब लेना है, ये हमारा दिमाग हेल्प करता है। ये हमारा दिमाग हमारी हेल्प करता है बाय यूजिंग योर ओन थिंकिंग एंड द इन्फॉर्मेशन गिवन। और वो जो पहला जुमला, दरमियाना जुमला, आखिरी जुमला, पैराग्राफ में जुमले, ये जो दिए हुए जुमले होते हैं ना, ये और आपकी सोच, ये दोनों हेल्प करते हैं मतलब निकालने में। जब आप किसी गुफ्तगू, अब मेरी जो आप गुफ्तगू सुन रहे हैं या मुझसे सबक सुन रहे हैं या लेसन समझने की कोशिश कर रहे हैं, किस तरह से आप समझ रहे हैं। एक अब आपकी सोच आपका साथ दे रही है, दूसरा मैं जो जुमले बोल रहा हूँ, यही बात इन्फेरेंस समझाने के लिए, जब से मैंने इन्फ्रेंस शुरू किया है बताना, तब से और अभी जहाँ तक पहुँच चुका हूँ, आप उन सारी बातों को आपका दिमाग मिला रहा है। अच्छा, ये बात कही, ये बात कही, ये बात कही सर ने, अच्छा तो अब इसमें जो ये वाला लफ्ज़ है, ये वाला लफ्ज़ है, अच्छा इसका मतलब अब मैंने ये लेना है, इसको कहते हैं इन्फ्रेंस। अंदाज़ा लगाना, कयास लगाना, इर्द गिर्द के जुमलों से, बातों से किसी भी लफ्ज़ का मैनी निकालना, इसको कहते हैं इन्फ्रेंस। ठीक है, जिसको मैंने वोकेबलरी का नाम दिया था ट्रांसलेशन करते हुए। बहुत इंपॉर्टेंट है, यह है मफ़हूम, यानी नतीजा लेना, मैनी लेना। ठीक है, लुगत में, डिक्शनरी में, और जिसको मैंने वोकेबलरी का नाम दिया था, ये इन्फेरेंस असल में लफ्ज़ है। डिक्शनरी का मीनिंग वर्ड का, और दूसरा इन्फेरेंस, यानी डिक्शनरी में जो अंग्रेज़ ने उसका असल मतलब क्या है वो, और दूसरा जो बात कोई बता रहा है, जैसे मैं बता रहा हूँ या कोई भी आप किसी से बातें सुन रहे हो, बातें सारी जुमले बताते हुए मुझे फ़लाँ लफ्ज़ का मतलब क्या समझ आ रहा है या मैं उसका क्या मतलब लूँ, इसको कहते हैं इन्फेरेंस। वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग। तो ये पेज नंबर 9 के ऊपर आपका एक क्वेश्चन है, देखें ज़रा आपकी बुक में, कंपेयर द डिक्शनरी डेफिनेशन। ये देखें, छोटी छोटी चीज़ें मैं चाहता तो मिस कर सकता था, पर एजुकेशन देना मकसद है। जब आप 10th में जाओ, 11वीं में जाओ, 12वीं में जाओ, आगे जहाँ तालीम हासिल करो, आपको पता हो हम कुछ पढ़ के आए हैं, सर रट्टा मार के किताब ख़त्म करना, सबक जल्दी ख़त्म करना, फिर टेस्ट देते रहना, फिर तोते की तरह आपके दिमाग में चले जाना चीज़ें, और बस फिर इम्तिहान पास करना, ये मकसद नहीं है। अब छोटा सा क्वेश्चन है आपका पेज नंबर 9 के ऊपर, बी, कंपेयर द डिक्शनरी डेफिनेशंस विद योर ओन इन्फ्रेंसेस। आप मवाजना करें लुगत की तारीफ़ों का, यानी लुगत वाले मायनों का अपने कयास अंदाजे से। अब इसकी वजाहत ऊपर वाला है, क्वेश्चन नंबर ए। अब क्वेश्चन नंबर ए इसकी वजाहत करेगा, लेट्स सी कि क्या वजाहत है, मज़ा आएगा आपको, देखते हैं क्या वजाहत है जी। अब क्वेश्चन जो है वो है, यूज़ अ डिक्शनरी टू फाइंड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर ईच वर्ड। हर लफ्ज़ के लिए दर्जल मालूमात, हर लफ्ज़ के दर्जल मालूमात हासिल करने के लिए डिक्शनरी का इस्तेमाल करें। प्रैक्टिस के तौर पर, ये मैं चाहता तो आपको ये पेज छुड़वा सकता था, पर मैंने आपके लिए मेहनत की, कर रहा हूँ और करता रहूँगा। और इंशाल्लाह मुझे पता है, जैसे मैं एक यूनिट ये वाला मुकम्मल कर लूँगा, आगे जो स्पीड हमारी बढ़ानी है और आपको जो चीज़ें समझ आएंगी वो इंशाल्लाह आपका माइंड इस वक्त तक कवर भी हो जाएगा। अब इसकी प्रैक्टिस देखते हैं जी। डिक्शनरी सीख ली हमने, ट्रांसलेशन मैंने पूरे सबक की पढ़ा ली। ये जो क्वेश्चन नंबर ए है, ये क्वेश्चन नंबर बी की वजाहत करेगा, मिल के करते हैं, चेक करते हैं जी क्या है। अब देखें जी, वर्ड्स हैं, पहला है इमेजिनेशन। प्रोनाउंसिएशन का मतलब होता है तलफ़ुज़। अब वो जो तलफ़ुज़, जैसे अंग्रेज़, ब्रिटिश या अमेरिकन एक्सेंट, अपना लहजा यूज़ करते हैं, लहजा जो वो अपना यूज़ करते हैं, उसको मैं तो नहीं बना सकता था। जो मुंह में ज़बान, होंठ कैसे मिलते हैं, और फिर उन्होंने जो एक निशानी अलामतें बनाई होती हैं, वो वाला खाना मैंने मिस कर दिया। तलफ़ुज़ है वो मिलकर हम इंशाल्लाह इसको मज़ीद इम्प्रूव करते रहेंगे। पहला वर्ड है इमेजिनेशन। अब इमेजिनेशन सबक में क्या आया था, यहाँ पर डिक्शनरी मीनिंग क्या है, और एक और चीज़, पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी कि ये लफ्ज़ किस मकसद के लिए है, वो इसको ज़रा ध्यान देना, सिर्फ आप बताना चाहिए मेन मकसद क्या है, डिक्शनरी मीनिंग, और किताब में हमने इसका मतलब पढ़ा है। इमेजिनेशन का हमने किताब में पढ़ा था पहले पैराग्राफ में, वो जो डेजर्ट थे जहाँ ट्रॉपिकल सन में, वो किस तरह से करते थे, शोरा और मुसाफिरों के तख़य्युल को जिला बख्शते थे।
वहाँ हमने तख़य्युल पढ़ा था। यहाँ डिक्शनरी मीनिंग क्या है देखते हैं। द एबिलिटी ऑफ द mind to be creative or resourceful. It refers to the information of new ideas, images or concepts not present to the sense. अब देखिए डिक्शनरी में इतना बड़ा मतलब है, हमें इतना बड़ा मतलब तो नहीं चाहिए। अब इस डिक्शनरी में मौजूद मतलब की इतनी बड़ी उर्दू है। अब वो तो जब हम सबक का तर्जमा करेंगे, क्या इतना बड़ा तर्जमा करेंगे वहाँ पर? नहीं, वहाँ हमने एक उस्ताद आपकी रहनुमाई करेंगे, ऐसा आपको पता लग जाएगा। एक लफ्ज़ लेना है जिससे हमें उस पैराग्राफ में मौजूद जुमले की बात समझ आ जाए। तवज्जो देना है और आप इंशाल्लाह आपका जहन चीज़ें समझ रहा होगा अगर आपने सिर्फ ध्यान दिया तो। ये डिक्शनरी मीनिंग है, हमने सिर्फ एक तख़य्युल को यूज़ किया। इसके तर्जुमा देख लें जो डिक्शनरी मीनिंग है। दिमाग की तख्लीकी या मसला हल करने की सलाहियत, यह है द एबिलिटी, सलाहियत को कहते हैं, ऑफ द माइंड, दिमाग की, टू बी क्रिएटिव, तख्लीकी, टू बी क्रिएटिव तख्लीकी, और रिसोर्सफुल का मतलब होता है मसला हल करने की सलाहियत। मुझ में, आप में, हम सब इंसानों में मसाइल को हल करने की सलाहियत होनी चाहिए, ना कि मसाइल को बिगाड़ कर मज़ीद मसले बनाने वाली बुरी आदत होनी चाहिए, वो नहीं होनी चाहिए। मसले को हल करने की सलाहियत होनी चाहिए। अच्छा जी, इट रेफर्स टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू आइडियाज़, इससे मुराद, इट रेफर्स टू इससे मुराद से आया है नए ख्यालात, तस्वीरों या तस्वुरात की तश्कील है। इट रेफर्स, इससे मुराद, अच्छा, टू द फॉर्मेशन तश्कील है वो आ गया, आपने देखा होगा। नए ख्यालात न्यू आइडियाज़ से है, इमेजेस तस्वीरों से, तस्वुरात से, कंसेप्ट्स तस्वुरात, इमेजेस तस्वीरों, आइडियाज़ ख्यालात, ये हमारे दिमाग में होता रहता है। अच्छा जी, जो हवास के ज़रिए बरह रास्त मौजूद नहीं होते, नॉट प्रेजेंट टू द सेंसेस, यानी अभी दुनिया में कुछ चीज़ें नहीं होती पर हमारे दिमाग में होती हैं। हमारा हवास मतलब 5 हवास खमसा है ना हमारे, हमारे देखने की हेस, छूने की हेस, चखने की हेस, ये हमारे 5 हैं, ठीक है। वो उनकी बात करें, यानी हम देखते सुनते वगैरह नहीं है, लेकिन हमारे दिमाग में चल रहा होता है, उसको कहते हैं इमेजिनेशन। ये है क्या नाम, आप पता लगा कि जो इन्फेरेंस है, ये इन्फेरेंस है, यानी जिसको मैंने वोकैबुलरी का नाम दिया था, और डिक्शनरी मीनिंग है। अब डिक्शनरी मीनिंग को पूरा उस तर्जमे में नहीं लेके आ सकते, पता लग गया होगा। देखते हैं दूसरा वर्ड मिसाल के तौर पर मज़ीद वजाहत के लिए, रिमार्केबल, शानदार। अच्छा, शानदार, इसका तर्जमा हमने शानदार किया था दूसरे पैराग्राफ में, अरबों की जो यादाश्त थी। यहाँ पर डिक्शनरी मीनिंग शानदार क्या है? वर्दी ऑफ बीइंग नोटिस्ड और कंसिडर्ड अनयूजुअल और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन अ वे दैट ड्राज अटेंशन। अब डिक्शनरी में इतना बड़ा मीनिंग है, उसका तर्जमा देख लो, काबिल तवज्जो या काबिल गौर, वर्दी ऑफ बीइंग नोटिस्ड, काबिल तवज्जो, और कंसिडर्ड, काबिल गौर, वर्दी से है काबिल। किसी गैर मामूली या हैरान कुन अंदाज में, अनयूजुअल आया है किसी गैर मामूली, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आया है हैरान कुन अंदाज में, इन अ वे अंदाज उसके साथ शामिल हो गया। हैरान कुन अंदाज में, नुमाया होने वाला, दैट ड्राज, नुमाया होने वाला भी उसके साथ कर लो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन अ वे, दैट ड्राज जो खींचता है अपनी तरफ तवज्जो को, तवज्जो आया, दैट ड्राज अटेंशन, तवज्जो अपनी तरफ खींचता है। अब ये डिक्शनरी मीनिंग है, और दूसरा आपका वोकैबुलरी या इन्फेरेंस है। इन्फेरेंस पता लग रहा है सबक में तर्जमा कैसे होता है। असल जो मैं आपको नॉलेज देना चाह रहा हूँ वो ये है, ध्यान दिया होगा, सुना होगा, या अभी भी शौक से सुन रहे होगे, तो आपकी ज़िंदगी पढ़ाई में आसान होने वाली है इंशाल्लाह। अगला लफ्ज़ देखते हैं। अच्छा, ये खुद रिमार्केबल है क्या? एडजेक्टिव है। इस पर इतनी परेशानी होना बस आपको पता होना चाहिए, मैं मज़ीद जब इसका टॉपिक आकर समझाऊंगा। अच्छा, रिमार्केबल के बाद ये हमारे पास कंपोज्ड। कंपोज्ड का मतलब हमने पढ़ा था पैराग्राफ में, तख्लीक किए गए, दूसरे पैराग्राफ में था ऐसा, तख्लीक किए गए। अब यहाँ पर क्या है? कंपोज का मतलब वो मैंने आगे तर्जमा किया, ऐसा शख्स जो घबराहट या गुस्से में नहीं आता। यहाँ पर ये वाला डिक्शनरी का मतलब है ऐसा शख्स जो घबराहट या गुस्से में नहीं आता। हमने तख्लीक किए गए पढ़ा था, यानी लिखे गए थे। वो जो शेर व शायरी वो है थी, वो इस्लाम से पहले वाली, वेल कंपोज्ड, अगर आपको याद आ रहा होगा इंशाल्लाह। डिक्शनरी मीनिंग क्या है? इन अ काम एंड सेल्फ कंट्रोल स्टेट, स्पेशली इन डिफिकल्ट और स्ट्रेसफुल सिचुएशन। तर्जमा देख लें, पुरसकून और ख़ुद पर काबू रखने की हालत, इन अ काम एंड सेल्फ कंट्रोल्ड स्टेट। स्टेट हालत कहते हैं, इन अ काम पुरसकून, सेल्फ कंट्रोल काबू करना। हम कहते हैं ना, गुस्सा होते हैं, नाराज़ होते हैं, दुखी होते हैं, हमें अपने आप को काबू करना चाहिए, काबू करना सीखें। हमें अपनी नॉर्मल हालत में रहना चाहिए, स्पेशली ख़ास तौर पर, स्पेशली से इन डिफ़िकल्ट और स्ट्रेसफुल सिचुएशन। मुश्किल वक्त तो आता है हमारे ऊपर, और हर वक्त दबाव भी होगा। जैसे उस्ताद क्लास में कहते हैं ये करो वो करो, इसको दबाव कहते हैं। घर में मम्मा पापा कहते हैं दबाव होता है, इसको कहते हैं मुश्किल। क्या होती है? यानी ऐसी चीज़ जिसको करते हुए वक्त लग रहा हो, उसको मुश्किल कहते हैं। बस दुनिया आपकी आसान हो सकती है, ज़िंदगी आसान हो सकती है, तो जो देनी है। मुश्किल का मतलब ये है, दबाव का मतलब मैंने बता दिया। अच्छा जी, अब देखो इसका डिक्शनरी मीनिंग, और हमने क्या पढ़ा था कंपोस्ट का। ये इन्फेरेंस है, ये वोकैबुलरी है जिसको मैंने नाम दिया था। ये है क्या? एडजेक्टिव कंपोस्ट। इसकी वजाहत मज़ीद होगी इंशाल्लाह
होपफुली आपको बहुत अच्छे से समझ आ चुका होगा। पूरा लेसन इंशाल्लाह हमारा ख़त्म होने वाला है और बताता हूँ कितने चीज़ें रह गई हैं बाकी। आखिरी लफ्ज़ है हमारा प्रिजर्वेशन, तहफ़्फ़ुज़, हिफाजत। अच्छा, अब इसका डिक्शनरी मीनिंग क्या है? द एक्शन ऑफ मेंटेनिंग समथिंग इन इट्स ओरिजिनल और एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफन टू प्रिवेंट डिके, डिस्ट्रैक्शन और चेंज। किसी चीज़ को उसकी असल या मौजूदा हालत में बरकरार रखने का अमल अक्सर खराबी, तबाही या तब्दीली से बचाने के लिए किया जाता है। किसी चीज़ को, द एक्शन ऑफ मेंटेनिंग समथिंग से आया, किसी चीज़ को उसकी असल या मौजूदा हालत में, इन इट्स ओरिजिनल असल और एग्जिस्टिंग स्टेट या मौजूदा हालत में बरकरार रखने का अमल द एक्शन ऑफ मेंटेनिंग से आया है। अक्सर खराबी, ऑफन से आया, ऑफन से अक्सर। टू प्रिवेंट डिके, डिके खराबी अक्सर ऑफन से है, खराबी डिके से आया। तबाही डिस्ट्रैक्शन से आया, या तब्दीली ये चेंज से आया। बचाने के लिए प्रिवेंट आएगा, प्रिवेंट से है, टू प्रिवेंट बचाने की वजह से। देखिए कुरान पाक हमारे पास एक ऐसी मिसाल है जो इस पर पूरी उतरती है तहफ़्फ़ुज़, हिफाजत के हवाले से। हिफाजत, आप घर में किसी चीज़ को संभाल के रखते हो ना, ये टूटे ना, ख़राब ना हो। इसकी जो असली है, जैसे आपने एक गिलास लिया है, आपको अच्छा लगा है, या आपका कोई गिफ्ट है आपको अच्छा लगा, आप कहते हो बस अब ये ख़राब नहीं होना चाहिए, जो जैसा अभी मेरे सामने आया है ना गिफ्ट, ये वैसा ही मैं इसको महफूज रखूँगा या रखूँगी। ठीक है बच्चे, इसको कहते हैं हिफाजत करना, तहफ़्फ़ुज़ करना। कुरान पाक को कितना अर्सा हो गया? वो 1400 साल हो गए, 1450 साल हो गए। तब से लेकर अब तक कुरान पाक के अल्फाज वही, हर चीज़ वही है, अपनी असल हालत में है। वह जो उसकी मौजूदा हालत थी वो बरकरार है, अब भी वही मौजूदा हालत है, तब भी वही मौजूदा हालत थी। इसको कहते हैं ख़राबी से, तबाही से या तब्दील होने से बचाना। दूसरे जितने भी मज़हब की किताबें हैं, जैसे हमारे, आपको पता है ना, हम मुसलमान अल्लाह पाक के जो पहले वाले मज़हब हैं या दीन थे, उन पर उनको भी मानते हैं, जैसे हज़रत ईसा का, हज़रत मूसा का दीन। अच्छा, हज़रत ईसा, हज़रत मूसा पर भी तो किताबें नाज़िल हुई थी ना, जैसे हमारे रसूल पाक ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किताब नाज़िल हुई, वैसे उन पर भी किताब नाज़िल हुई थी। फरिश्ते उनके पास आते थे चीज़ें बताने के लिए, किताब से मतलब चीज़ें बताना कि आपने ऐसा करना, ऐसा। अब उनका तहफ़्फ़ुज़, उनकी किताबों का तहफ़्फ़ुज़ अल्लाह पाक ने नहीं किया था। अब अगर अभी उनके दीन की किताबों को देखेंगे आप बड़े होकर इंशाल्लाह, जब रिसर्च करेंगे, इस्लाम की खातिर आप काम करेंगे, तो फिर आपको पता लगेगा वो किताबें तब्दील हो गई हैं। कुरान पाक अभी तक तब्दील नहीं हुई, क्योंकि कुरान पाक की हिफाजत की ज़िम्मेदारी अल्लाह पाक ने खुद ले ली थी। बताना वो तो ये बात होगी, बताना क्या, डिक्शनरी में प्रिजर्वेशन का मतलब ये है, और जो हमने ट्रांसलेशन में किया वो आप देख लें, तहफ़्फ़ुज़ है, दूसरे पैराग्राफ में आता है। इसको कहते हैं इन्फरेंस, जिसको मैंने वो कबीर का नाम दिया था ट्रांसलेशन करते हुए, डिक्शनरी में नहीं। होपफुली मैंने अपना हक अदा कर दिया, जो चीज़ें ज़रूरी थी और बताना नॉलेज के तौर पर वो मैंने बता दिया। तो हमारा जो यूनिट है वो उसकी जो कुछ चीज़ें हैं जहाँ तक वो इम्पोर्टेंट, जिसको मैं समझाना ज़रूरी समझता था, वो मैंने समझा दिया। अभी सब ख़त्म नहीं हुआ, थोड़ा सा टाइम और दें बोर नहीं होना और मुँह पर उदासी नहीं लेके आनी, शौक़ से बैठना है, अभी सुनना है। अच्छा, यहाँ तक अहम चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। अब इंशाल्लाह जब आपके मल्टीपल चॉइसेस आएंगे या टेस्ट में चीज़ें आएंगी तो आप आसानी से कर लेंगे आप लोग। यहाँ तक डिक्शनरी मीनिंग और इन्फ्रेंस ख़त्म। अभी मैं आपको दो चीज़ों की और वजाहत करता हूँ, और फिर उसके बाद फिर मैं बताता हूँ हमारा इस एक्सरसाइज में कितना लेसन रह गया। सो चेक व्हाट इज़ दैट। अच्छा, ये डिक्शनरी स्किल वाली सारी बातें ख़त्म हो गई हैं, डिक्शनरी स्किल वाली सारी बातें ख़त्म हो गई हैं। तो अब हमारा इस लेसन में टॉपिक क्या है? लेट्स चेक ओवर नेक्स्ट टॉपिक, कम्युनिकेशन स्किल, बातचीत की महारत, यानी अंग्रेज़ी बोलना, एक दूसरे के साथ, एक दूसरे तक बात पहुँचाना, उसकी बात सुनना, इसको कहते हैं बातचीत, गुफ्तगू की महारत। अंग्रेज़ी सीख रहे हो ना, फिर बोलना भी आना चाहिए। द एबिलिटी टू शेयर आइडियाज़ एंड इन्फॉर्मेशन क्लियरली विद अदर्स बाय स्पीकिंग, लिसनिंग और यूजिंग बॉडी लैंग्वेज। ये पेज नंबर 13 के ऊपर, जब ये 9 हमने पढ़ा ना, 10 11 को छोड़कर, पेज नंबर 12 को भी छोड़कर 13 के ऊपर मैं सबक, क्योंकि हमारा एक्सरसाइज ख़त्म होने वाली है, जो चीज़ें समझाने वाली हैं, जिससे आपकी ज़िंदगी में आगे तालीम के जितने भी क्लासेस होंगे इंशाल्लाह आपको परेशानी नहीं होगी। इन कंसेप्ट्स को, टर्म्स को आपने समझ लिया तो ये पेज नंबर 13 के ऊपर आपके पास कम्युनिकेशन स्किल, ज़बानी बातचीत, ओरल ज़बानी को कहते हैं, कम्युनिकेशन बातचीत, गुफ्तगू करना, कलाम करना की महारतें। अच्छा, इसका तर्जुमा देखते हैं। दूसरों के साथ अपने ख्यालात, दूसरों के साथ आया है विद अदर्स, अपने ख्यालात और मालूमात आया है, आइडियाज़ एंड इन्फॉर्मेशन, बोलकर, सुनकर, जिस्मानी इशारों से, ये है बाय स्पीकिंग, लिसनिंग और यूजिंग बॉडी लैंग्वेज। स्पीकिंग बोलकर, लिसनिंग सुनकर, यूजिंग बॉडी लैंग्वेज यानी हम आँख के इशारे करते हैं, हम आँख से देखते हैं बात करते हुए, हम हाथ भी काफ़ी दफ़ा उस्तादों को देखा होगा, अपने माँ बाप को देखा होगा, हाथ का इस्तेमाल करते हैं, या हम बैठते किस तरह हैं बात करते हुए, या खड़े किस तरह होते हैं, हमारा जो हमारे
जो बॉडी के पार्ट्स हैं वो किस हालत में रहते हैं उससे भी हम इशारा दे रहे होते हैं। अक्सर आपने अपने दोस्तों में भी देखा होगा, तो इंज क्यों कर रही हैं या तो इंज क्यों कर रहे हैं, तो की दसना चाहना है। अच्छा, मैं पंजाबी सीख रहा हूँ, तो अगर कोई पंजाबी गलत से ना हो तो उसको इग्नोर कीजिएगा। तो हम बॉडी लैंग्वेज में भी आपस में दोस्तों में बैठे होते हैं ना, आप क्लास फेलोज बच्चे हैं, तो आप कहते हैं अच्छा ये तो क्यों कर रही हैं या आप ये क्यों कर रहे हो। तो बॉडी लैंग्वेज से भी हम एक दूसरे तक अपनी बात पहुंचाते हैं, सुनकर भी। ये होती है कम्युनिकेशन स्किल। जब आप इंग्लिश सीख रहे हो तो बातचीत करनी भी आनी चाहिए, ठीक है जी, ये सलाहियत भी होनी चाहिए। तो अगला लेट्स सी व्हाट इज़ द टॉपिक ऑफ दिस लेसन। इट्स राइटिंग स्किल, लिखने की महारतें, लिखने की महारतें। अच्छा, ओरल कम्युनिकेशन की वजाहत में मज़ीद करूँगा आगे। इसको सिर्फ आपका कंसेप्ट पता होना चाहिए, यानी आपको टर्म का पता होना चाहिए, ये टर्म, ये इस्तिलाह, ये क्या चीज़ है ओरल कम्युनिकेशन, ये क्या क्या बात है, ये क्या है, ये आपको पता लगे। अच्छा, अब राइटिंग स्किल इसी आपके पेज नंबर 14 पे राइटिंग स्किल्स, लिखने की महारतें, यानी आपने अंग्रेज़ी में चीज़ें याद की, सुनी, अब इसको लिखना भी आना चाहिए। इसको कहते हैं लिखने की महारतें। अब इसी पर अगर आप देखें तो आप अच्छा पहले इसको देख लेते हैं कि ये क्या है। द एबिलिटी टू एक्सप्रेस योर थाट्स एंड आइडियाज़ क्लियरली एंड करेक्टली इन राइटिंग, यानी अपने ख्याल और बातों को साफ और दुरुस्त तरीके से लिखने की सलाहियत। अपने ख्याल और बातों को आया है योर थाट्स एंड आइडियाज़, साफ और दुरुस्त तरीके से, क्लियरली एंड करेक्टली लिखने की सलाहियत, इन राइटिंग, लिखने की, ठीक है। एबिलिटी सलाहियत, वो शुरू में सलाहियत है वो। आपको पता है ना, तर्जमा अंग्रेज़ी में भी जो बात लिखी होती है वो सेटिंग और रवानी में होती है, उसकी एक तरतीब होती है, इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। और जो उर्दू में हम तर्जमा करते हैं उसकी भी सेटिंग और रवानी होती है, फुल स्टॉप तक। तो ये है राइटिंग स्किल। अब आपका क्वेश्चन है, आप पेज नंबर 14 पर देखेंगे आप, राइटिंग अ वेल स्ट्रक्चर्ड पैराग्राफ ऑन टॉलरेंस एंड रिलीजियस हारमनी है, ओ के बाद नहीं दे रहा, थोड़ी सी ए के बाद दे रहा, हारमनी। प्रोनाउंसिएशन पर बहुत ध्यान देंगे क्योंकि हम सबक सीख चुके हुए हैं, तो आप इसको इस्तेमाल भी करेंगे एक्सेंट को। इसका तर्जुमा मैं कर रहा हूँ। रवादारी और मजहबी हम आहंगी पर अच्छी तरतीब में पैराग्राफ लिखें। ये अब आपका पैलेट को यूज़ करना है, वहाँ इस टॉपिक के ऊपर लिखा हुआ है, पैराग्राफ लिखा हुआ है, उसकी उर्दू भी लिखी हुई है। आपने वहाँ से इसको याद करना है। इसको याद करने के बाद अपनी ज़बान में दिमाग से फिर आपने खुद सोच के लिखना है, अपने आप ही को, बड़े भाई को या पेरेंट्स को चेक करवाना है कि मैंने कैसे लिखा है। जैसे इसी में ब्रेनस्टॉर्म ऑल द पॉसिबल आइडियाज़, ये पैराग्राफ कैसे लिखना है, तमाम मुमकिन ख़यालात और नुकात पर गौर करना है, किसके, इसी टॉलरेंस के एंड रिलीजियस हारमोनी के, दैट कम्स टू योर माइंड, जो आपके जहन में आते हैं, व्हेन यू थिंक अबाउट, जब आप सोचते हैं, टॉलरेंस एंड रिलीजियस हारमोनी, रवादारी और मजहबी हम आहंगी के बारे में। रवादारी और मजहबी हम आहंगी क्या है, हम एक दूसरे को बर्दाश्त करें। आपको पता है ना, हम मुसलमान आपस में मुख्तलिफ बातों पर लड़ते रहते हैं। अभी आप बच्चे हो, मैं वो बात अभी नहीं कहना चाहता, लेकिन फिर भी हम मुसलमानों को आपस में नहीं लड़ना चाहिए, आपस में रवादारी होनी चाहिए, मजहबी हम आहंगी होनी चाहिए। मज़ीद इंशाल्लाह आप बड़े होते जाएंगे तो समझते जाएंगे। अच्छा जी, अभी इसी राइटिंग स्किल में बता दिया राइटिंग स्किल क्या करना है। इस पैराग्राफ को टॉलरेंस का और रिलीजियस हारमोनी का जो किताब का आपका पैलेट में दिया हुआ है इंग्लिश और उर्दू, उसको समझो और फिर उसको याद करो, रिवाइज़ करते रहो, और फिर जो है ना उसको लिखने की कोशिश करें, फिर चेक करें अपने किसी बड़े को। उसको बताएं राइटिंग स्किल, यानी जो गुफ्तगू आप मूवी देख रहे हो, या मैं आपसे अंग्रेज़ी में बात कर रहा हूँ, या आप आपस में अंग्रेज़ी में बात कर रहे हैं, क्या आप उसको लिख भी सकते हैं। अब इसके ये राइटिंग स्किल्स की एक बात हो गई। इसी सबक के एंड में पेज नंबर 15, यानी ये 14 था ना, पेज नंबर 15 पे भी एक सवाल है आपकी राइटिंग स्किल का, वो है समराइज़ की पॉइंट्स एंड ऑर्गेनाइज योर थाट्स फॉर राइटिंग द फाइनल पैराग्राफ। सबक का आखिरी पैराग्राफ को लिखने के लिए अपने ख्यालात को तरतीब दें, मुनज़्ज़म करें और अहम नुकात का खुलासा लिखें। अब आखिरी पैराग्राफ का खुलासा कैसे लिखना है, ये पायलट इसमें खालिद बुक डिपो वाला का जो पायलट वन है उसमें लिखा हुआ है, उसका तर्जुमा में लिखा हुआ है, उसे याद करना है, फिर आपने लिखने की प्रैक्टिस करनी है। ये रटा नहीं है, रट्टे के मैं बहुत खिलाफ हूँ, ये राइटिंग स्किल वाली चीज़ें मैं छुड़वा रहा हूँ, वो खुद आपको करनी है। राइट एंड इन्फॉर्मेटिव, हाँ यहाँ लिखा होता, किताब के अंदर ही लिखा होता तो फिर मैं आपको यहीं पर समझा देता, जब किताब में नहीं लिखा हुआ तो फिर मैं कैसे समझाऊँ। अच्छा, राइट एंड इन्फॉर्मेटिव एक्सप्लेनेटरी एसे ऑन द टॉपिक पीस एंड टॉलरेंस। राइटिंग स्किल में अब आपने जो दूसरी चीज़ याद करनी है, ये चीज़ें छोड़ी नहीं है आपके टेस्ट में, और ये किताब नई बनी है, इस दफ़ा जो आपका पेपर होगा वो डिफरेंट किस्म का होगा। पहले बता रहा हूँ, जो पीछे उस्तादों ने बच्चों को बताया हुआ ना कि ये याद करो, इस दफ़ा आपको पता नहीं लगेगा क्या क्या याद करना है, क्योंकि किताब चेंज है। अच्छा जी, आपने अमन और रवादारी के उन्वान पर एक मालूमाती या वजाहती मजमून लिखना है जी, मजमून ऐसे।
ये भी वहाँ पर है, इंग्लिश भी है, उर्दू भी है, करें। नहीं तो फिर आप मुझसे भी पूछ सकते हैं, मैं भी आपको बता दूँगा। और मेरे इस हर वीडियो में फ़ोन नंबर भी है, ईमेल भी है, कमेंट भी है आपके पास, तो आप बात कर सकते हैं, नो इशू। ये जी राइटिंग स्किल की बात, आपकी राइटिंग स्किल होगी, कम्युनिकेशन स्किल होगी। इस सबक में हमारे सिर्फ 2 चीज़ें रह गई हैं, एक वर्ड पैटर्न का टॉपिक, दूसरा ग्रामर का टॉपिक। बस ये एक्सरसाइज हमारी ख़त्म हो जाएगी। जैसे ये यूनिट और एक्सरसाइज ख़त्म, फिर आगे इंशाल्लाह मैं स्पीड से काम चलाऊँगा, क्योंकि यही जो कुछ अब मैंने मेहनत की है, सबक पढ़ाए हैं आपको, ऐसी की तकरीबन ऐसी की ऐसी चीज़ें, इसी तरह की चीज़ें इसी तरह की चीज़ें हर यूनिट में, हर सबक में आती जाएंगी। इस वजह से पहला यूनिट मैंने बहुत आसान से पढ़ा है, 2 टॉपिक रह गए, उसको मुकम्मल कर लेंगे। सो टुडे आवर लेसन इज फिनिश्ड हियर। सी यू इन द नेक्स्ट लेसन। टेक केयर स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।